वर्षों से शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी समस्या का समाधान योगी सरकार नहीं कर पा रही है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज, जहां पर एक मुलाकात के बाद योगी सरकार ने उन्हें आश्वासन भी दिया था। उस आश्वासन को लेकर के अभी भी शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। वहीं पर बड़ा आरोप भी जिम्मेदार अधिकारियों पर लगा रहे हैं, जहां पर हंगामा टाइम्स न्यूज की चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने जाना कि आखिरकार किस वजह से इतने वर्षों से वह धरने पर बैठे हुए हैं। तो वहीं पर जो देश के बेरोजगार हैं उन्होंने बताया कि आखिरकार क्या मुख्य वजह है। ये डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, एक तो आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। 69,000 शिक्षक भर्तियों कि जो अभी तक हमने इससे पहले भी आपको अनिश्चितकाल धरना दिखाया है, जिसमें धरने पर बैठे सभी लोगों का एक ही मांग है। जो घोटाला उनके साथ हुआ है, शिक्षा को लेके हुआ, एक बड़ा इल्ज़ाम लगा है, तो अब तक क्यों नहीं सुनवाई हो रही है उस पर जो काम किया गया। कुछ इन लोगों को वादे किए गए, लेकिन अब तक किसी वादे पे कोई खड़ा नहीं उतरा है। इतना धरना जहाँ फेस्टिवल पास में है, जहाँ फेस्टिवल है, अपने परिवार, घर, फैमिली को छोड़कर सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि इनकी कुछ मांगे हैं। काफ़ी लंबी लड़ाई 2019 से चल रही है। 2019 की लड़ाई 2023 भी खत्म होने वाला है। 24 में प्रवेश करने वाले, नई सरकार बनने वाली है। बहुत सारी उम्मीदें उन लोगों, लेकिन इनकी उम्मीदें इनके सरकार से क्या है ये भी जानते हैं, बात करते हैं। आपसे अपना परिचय के साथ बताइए, क्या धरना चल रहा है? जो लोग देखना चाहते हैं उनको भी ये भी बताइए कि किस परेशानी से गुजर रहे हैं आप। मेरा नाम विजय कुमार, मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। हम लोगों का जो विषय है 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 में आई थी, उसको भरने के लिए, और जिसमें परीक्षा हुई और रिजल्ट घोषित हुआ। रिजल्ट घोषित होने के बाद हम लोगों को नियुक्ति से वंचित कर दिया गया और हम लोगों ने लगातार 1 साल से भी अधिक समय तक सड़कों पर आंदोलन किया। अधिकारियों से मिलते रहे, तमाम सरकार के जो मंत्री, विधायक, सांसद हैं, सबसे मिलते रहे और हम लोगों ने ये गुहार लगाई कि हमारे साथ आरक्षण का घोटाला हुआ है, हमारी सीटें किसी अन्य लोगों को दे दी गई हैं, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। 1 साल तक पुलिस ने हम लोगों को सिर्फ लाठियाँ बरसाई, सरकार के मंत्रियों ने हम लोगों को अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटाया। उसके बाद हम लोग निराश होकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसकी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ी प्रशंसा करते हैं, खुले मन से बोलते हैं, जो उनके घटक दल हैं उनके गठबंधन में साथ में, वो भी बड़ी तारीफ करते हैं कि हमने जो है पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया ताकि जो है पिछड़ों का अधिकार सुरक्षित हो सके, पिछड़ों का हक ना मारा जाए। उसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में हम लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिस पे अंतिम सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बताया कि 6,800 पद ऐसे थे जो आरक्षित वर्ग थे, यानी ओबीसी, एससी के थे, लेकिन उनको जो है ओपन कैटेगरी के लोगों से, बच्चों से भर दिया गया। उस रिपोर्ट को लेकर हम लोगों ने फिर 1 साल धरना दिया। यहाँ पर लाठियाँ खाई पुलिस की, जातसूचक गालियाँ सुनी पुलिस वालों की। उसके बाद 23 नवंबर को हम लोगों की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाई गई, जिनसे मिलने के बाद कितनी देर की मुलाकात थी और कितने वादे हुए और किस तरह से आपको मुलाकात के दौरान वही सब आपको लगा कि नहीं मुलाकात होने वाली है तो अब मेरा काम हो जाएगा? बिल्कुल, जब हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए तो करीब 45 मिनट का हम लोगों को समय मिला वहाँ पे, जिसमें हमारी पूरी समस्या सुनी गई और मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के सामने ही बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ये निर्देशित किया कि इनके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, इसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए इनकी सूची कल के कल जारी कर दी जाए। जिसके जवाब में अधिकारियों ने करीब 2 से 3 दिन लटकाए रखा मामले को जानबूझ के। उसके बाद बड़े दबाव में उन्होंने, चूंकि चुनाव बिल्कुल सर पे था और मुख्यमंत्री जी का निर्देश था, तो 6,800 लोगों की लिस्ट तो जारी कर दी गई, लेकिन नियुक्ति नहीं दी गई। चुनाव बीत गया, सरकार बन गई। उसके बाद से हम लोग लगातार केवल यहाँ पे इको गार्डन में आते हैं अपनी मांगों को लेकर, कभी बीजेपी कार्यालय, कभी मुख्यमंत्री आवास, कभी जो हमारे ओबीसी एससी समाज के जो डीलर वहाँ पे बैठे हुए हैं उनके यहाँ जाते हैं। वहाँ से सिर्फ हमको लाठी मिलती है, पुलिस द्वारा जबरन गाड़ियों में ठूसा जाता है और नाम पूछ पूछ के मारा जाता है।
उसके बाद यहाँ फिर फेंक दिया जाता है। हम लोगों की मानसिक, आर्थिक, शारीरिक स्थिति ये है कि हम लोग पिछले 4 साल से अपने घर का त्यौहार नहीं मना रहे। जब अयोध्या में दीप जलेंगे हमारे यहाँ हम लोग खून के आंसू रोते हैं बैठ के। इस बार दीपावली मनाएगी, बड़ी धूमधाम से सरकार मनाने की तैयारी कर रही है। सुनने में आ रहा है कि अयोध्या में बहुत बड़ा दीपोत्सव होगा, बहुत भव्य राम मंदिर की शुरुआत हो रही है। लेकिन उसी राम राज्य में कुछ दलित और पिछड़े वर्ग के, वही मैं कल टीवी पे देख रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे छत्तीसगढ़ में कि मैं ओबीसी समाज का हूँ, इसलिए मुझे जो है कांग्रेस के लोगों ने गालियाँ दी। तो ये जो लोग बैठे हैं, ये भी मैं प्रधानमंत्री जी तक अगर आपके माध्यम से बात पहुँचे या बीजेपी के लोग जब भी देखें, इस वीडियो को देखें, ये जितने लोग बैठे हैं इसमें सभी ओबीसी के लोग हैं, सभी एससी के लोग हैं, और जिनका वोट लेकर आप सरकारें बनाते हैं वही लोग हैं। हमारी स्थिति ये हो गई है कि हमारे पास अब खाने को भी पैसे नहीं बचे। लेकिन बात यह है कि चलिए मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो चुकी है, ठीक। अब धरना जो चल रहा है, लोगों को मुलाकात नहीं होती है तो वो लोग सोचते मुलाकात हो जाए, मुलाकात हो चुकी है। अब जो चल रहा है, अब किससे मुलाकात करनी है, कहाँ है कि दोबारा मुलाकात करके संज्ञान या उनको याद दिलाना है कि नहीं सर मुलाकात हो चुकी है, काम रुका हुआ है अभी। देखिए, हम लोगों का ये मानना है कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ ये अधिकारी मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन जिस दिन हम लोग मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे, उन्होंने न सिर्फ हमारी मांगें सुनी और उसके निस्तारण के लिए निर्देश भी दिए और 6800 लोगों की लिस्ट भी आ गई। तो हम लोग इस मांग को लेके बैठे हैं कि कभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी की नज़र हम लोगों के ऊपर पड़ेगी, वो दोबारा बुलाएंगे। और जिस दिन हम लोग दोबारा पहुँचेंगे, हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक जिस बार हम लोग पहुँचेंगे, इस बार अधिकारी जो दोषी हैं वो दंडित भी होंगे और हमें हमारा हक अधिकार भी मिलेगा। इस उम्मीद को लेकर हम लोग यहाँ पर। उम्मीदें अच्छी होती हैं, लेकिन इस बार मुलाकात हुई और वही वादे हुए, तो क्या फिर आना होगा? नहीं, इस बार मांग कर पूरी होगी उसके बाद नहीं, ये आखिरी है। देखिए, हर चीज़, हर भरोसे की एक सीमा होती है। इस बार अगर हम लोग खाली हाथ आए, पहली बात तो उम्मीद है कि हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे तो हमारी बातें मान ली जाएंगी और नौकरी मिलेगी। नहीं मिलेगी तो हमारे पास अब कुछ बचा नहीं है खोने को। अब हम लोग या तो यहाँ से हमें नौकरी मिलेगी या हम लोग खाली हाथ तो यहाँ से नहीं जाएंगे। उसके बाद हम सड़कों पे उतरेंगे, मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे, आत्मदाह करेंगे, जो बन पड़ेगा, लेकिन खाली हाथ तो हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। दिवाली पे आप सब लोग यही रहने वाले हो कि अपने घर सब लोग यही दिवाली मनाएंगे, सब लोग यही दिवाली मनाएंगे, सबके सब। दिवाली राम के वापस आने पे हुई थी, यानी कि अयोध्या में जब वापसी हुई थी वनवास के बाद, तब उनकी वापसी हुई थी। उसके बाद दीप जले थे उनके घर परिवार पूरे अयोध्या में। लेकिन ये भी किसी घर के लाल हैं, ये भी किसी घर के राम होंगे किसी के लिए, चाहे वैसे नहीं। तो आप ये सोच लीजिए कि इनके घरों में भी दीप जलेंगे, इनके बिना जलेंगे। पढ़ाई लिखाई में हम खर्चा बहुत करते हैं, लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई या एग्ज़ाम का नतीजा ये होता है तो मुझे लगता है आपको पढ़ाई लिखाई से पहले सोच लेना चाहिए कि आपको करना क्या है। ऐसी भर्तियां जो निकाली जाती जिनका परिणाम नहीं हो रहा है, जिनकी भर्ती चयन नहीं हो पा रहा है, तो मुझे नहीं लगता शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है ऊपर से ही सुधारने की ज़रूरत है। ये लोग तो शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा के बाद करना क्या है, ये सब करना है तो धरना ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है पढ़ाई भी ज़रूरी नहीं है। और महिलाएँ भी उनसे जानते हैं, क्योंकि महिलाओं के बिना फेस्टिवल घर अधूरा है। लेकिन आज महिलाएँ अपनी मांगों को लेकर आज बैठी हूँ। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हो आप? मेरा नाम मधुलिका यादव है, मैं यहीं लखनऊ से हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी आप? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो अधिकार है वो हमें दे दिया जाए, हमारी नियुक्ति हो, और हम कुछ नहीं चाहते हैं बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवकड़ी देवी, मैं जालौन जिला से आई हूँ। मेरी बच्ची का सिलेक्शन हुआ, उसका छोटा बच्चा वो आ नहीं पा रही है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं सारे जितने बच्चे बैठे हैं इनको रोजी रोटी मिल जाए, बस। आपका नाम क्या है? मैम, मैं उन्नाव से आई हूँ, मेरा नाम मंजू है और मैं यही चाहती हूँ कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हम लोग बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं बस। महिला की पढ़ने की बात हो रही है और महिला आज पढ़ लिखने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद भी आप अगर पोस्टर लेके बैठी है तो मुझे लगता है महिलाओं घर ही में रहे, चार दीवारी में रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमला चौधरी है, हम इलाहाबाद से आए हैं। मैम, 800 घोटाला हुआ है, सरकार हम लोग को नियुक्ति नहीं दे रही। मैम, आज हम लोग 4 साल से प्रताड़ित हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को घर पे छोड़ कर आते हैं। मैम, हम लोग यहाँ धरने में लेकर आते हैं, पर फिर भी हम लोग की सरकार नहीं सुन रही है। क्या करें बताइए? ये सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि हम लोग को सुनती ही नहीं है। हम लोग को मारा जाता है, गाली दिया जाता है सड़कों पर, हम लोग को फिर हमको ला के यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। मैम, हम लोग क्या करें बताइए? क्या नाम है? मेरा नाम बेबी है, मैं फिरोजाबाद से आई हूँ और मैं लगातार यहाँ पे हूँ। आगे भी मैं दीपावली भी घर पे नहीं मनाऊँगी, वहाँ भी वो भी मैं यहीं मनाऊँगी। क्योंकि किस चीज़ की दीपावली है? जब हम शिक्षित होके इतनी एज हो गई, हम बच्चों को घर छोड़ के यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो क्या मतलब है? क्या सरकार को नहीं लगता है कि हमारा हक दूसरे को देने के बाद हम कभी सुखी रह सकते हैं? सरकार बनी है तो वो भी हम लोगों से ही बनी है, SC और OBC से ही बनी है सरकार। ऐसा तो नहीं है सिर्फ जनरल से ही बन गई हो। तो हमारे साथ क्यों ऐसा किया गया? और करने के बाद भी जब आपका पिछड़ा वर्ग आयोग मान लेता है, ये पहले तो ये अधिकारी और मंत्री कोई मानते नहीं थे, जब
पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट निकाल के दी, ये लोग मान लिए। मानने के बाद अब क्या है, जब आपने हमारी लिस्ट निकाल दी तो हमें ज्वाइन क्यों नहीं करवा रहे हैं? हम 2 साल से अपने विद्यालय में होते, 3 साल से हम यहाँ पढ़े हुए हैं। क्या हमारी ये जगह है? इतना शिक्षित होने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद ये जगह है, तो शायद आप भी समझ सकती हो कि क्या कंडीशन है शिक्षा में। तो मैं ये जानना, सबसे एक सवाल मेरा ये कि आप आने वाली जनरेशन से क्या कहना चाहिए, जो एग्ज़ाम की तैयारी, जो इंटर कर रहा है, हाई स्कूल कर रहा है, उनके बहुत सारे से सपने होंगे वो किस लाइन में जाए, क्या करे, तो आपको क्या लगता है कि आने जनरेशन से क्या कहोगे आप? किस एग्ज़ाम में बैठे जिसका परिणाम आ जाओ जी वो एकदम उसको यहाँ ना आना पड़े? मेरा मानना तो यही है आने वाली जनरेशन से कि सबसे पहले तो सरकार अच्छी चुने, उसके बाद ही रोज़गार मिलेगा। और ये सरकार तो बिल्कुल निकम्मी हो गई है, बेरोज़गार बच्चों को रोज़गार नहीं देती है और ना हमें ये लगता है कि ये देगी। अगर ये बाबा मेरी बात पहुँचे तो हम तो यही कहेंगे बच्चों को रोज़गार दें तो प्रदेश अपने आप खुशहाल हो जाएगा। क्या नाम आपका? नाम क्या आपका? वीरेंद्र यादव। आप क्या कहना चाहोगे? हम तो कितने दिनों से यहाँ हो, क्या उम्मीदें हैं? हम लोग पिछले 3 साल से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। हम लोग का अधिकार अभी तक नहीं मिला और इनको हम लोग ये बताना चाहते हैं कि इस बार अगर अधिकार नहीं मिला तो हम लोग चुनाव में वोट के माध्यम से बदलना चाहते हैं। नाम क्या आपका? जी रंजीत सिंह यादव मेरा नाम है। हम सरकार से ही विनती करते हैं कि हम लोगों की जल्द से जल्द नियुक्ति हो ताकि हम लोग विद्यालय में जाएं और बच्चों का भविष्य बनाएं। और हम अच्छी सरकार चुनते इसलिए हैं ताकि हम सभी देशवासियों का भविष्य उज्जवल हो सके।